ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कशन ऑफ एफटी टेस्ट पेपर 1 जो कि डेट 5/11/22 को हुआ था। चैप्टर 2 थे आपके, एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी में कहेंगे तो ये है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और दूसरा चैप्टर था परमाणु की संरचना। तो इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का आप डिस्कशन करेंगे। बैक टू बैक आप सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 0.305 ग्राम इज। ठीक है बच्चों, या हिंदी में कहेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है इस संख्या में। तो इसमें आंसर है 3। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है, रूल ये है कि डेसिमल पॉइंट से पहले तक के जो भी जीरो हैं या नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद के जितने भी जीरो या नंबर होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस बेसिस पर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3, 0 और 5। ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, empirical formula of a hydrocarbon containing 87.276% कार्बन एवं 17.24% हाइड्रोजन विल बी। ठीक है बच्चों, या फिर हिंदी में इसका लिखा है स्टेटमेंट कि 82.76% कार्बन तथा 17.24% हाइड्रोजन युक्त हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो सॉल्यूशन ये है इसका कि सबसे पहले हम दोनों एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेंगे। गिवन वेट 82.76% अपॉन 12 से, और हाइड्रोजन के मोल निकाल लेंगे 17.24 अपॉन 1 से। तो ये हो जाएगा आपका 6.89 मोल हो गया, और इसका आ जाएगा आपका 17.24। अब हम करेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशियो, फाइंड कर लेंगे इसका, यानी कि सरल मोल अनुपात ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो नंबर न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, उससे डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को। तो 6.89 बाय 6.89 इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 17.24 बाय 6.89। तो इस तरह से अब इसको जब डिवाइड करेंगे 17.624 को, तो नियर अबाउट 7 के आसपास है ये वैल्यू। तो 7 7 2 जा 14, 2.5। ठीक, नाउ अब क्या करना होता है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि सरल अनुपात यानी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आया, क्योंकि ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स को रखकर मल्टीप्लाई कर देंगे एक मिनिमम वैल्यू से, और वो है आपकी 2। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। सो आंसर आ गया आपका C2H5। C2H5 आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम +1 आयन इज। H हीलियम आयन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग संख्या क्या है। तो ये रिडबर्ग समीकरण से आएगा, रिडबर्ग इक्वेशन से आएगा, जिसका फार्मूला होता है वेव नंबर न्यू बार बराबर आर। रिडबर्ग स्थिरांक है, कांस्टेंट रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्योंकि लिखा है फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के लिए
N1 की वैल्यू तो 1 होती है और N2 की वैल्यू 2 होती है। तो न्यू बार हो गया R, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया न्यू बार इज इक्वल्स टू R4, ये हो जाएगा 1/1 और माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे 4 तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/4 होल ब्रैकेट R4, 4 हो गया 3/4, तो ये हो जाएगा R4 इंटू 3/4, दैट इज न्यू बार इज इक्वल्स टू R3। R3 आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो नंबर ऑफ स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव्स होती हैं ऑर्बिट नंबर के बराबर। तो जैसा कि लिखा है थर्ड ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट नंबर आपका हो गया 3, इसलिए स्टैंडिंग वेव्स की नंबर भी हो जाएगी 3। हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा में अप्रगामी तरंगों की संख्या, तो अप्रगामी तरंगों की संख्या होती है ऑर्बिट संख्या यानी कक्षक संख्या के बराबर, कक्षक संख्या के बराबर, सॉरी कक्ष संख्या के बराबर। नेक्स्ट है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 इन ग्राम्स इज, यानी कि N2 के एक अणु का भार ग्रामों में क्या होगा। तो चूंकि 28 ग्राम N2 बराबर क्या होता है 1 मोल, और 1 मोल में कितने अणु होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु। इसका मतलब अब आप यूनिटरी मेथड लगा दो, देयरफॉर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का भार कितना है, वेट कितना है 28 ग्राम। देयरफॉर एक मॉलिक्यूल अर्थात एक अणु किसका, नाइट्रोजन का भार हो जाएगा 28/6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी एट इंटू, हाँ तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सेकंड, इसका मतलब हो जाएगा 28 इंटू 1/6.02 इंटू 10 के पावर 23 का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। या इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसे आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिंस molecular mass of one N2 molecule, मतलब एक नाइट्रोजन के एक अणु का भार होगा इज 24 AMU, सिंस 1 AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, देयरफॉर 28 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम।
आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि निम्न में से किस में अधिकतम संख्या में अणु उपस्थित हैं। तो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो फर्स्ट केस में एक गैस है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 22.4 अपॉन 22.4, 1 मोल आएगा। सेकंड केस में 11.2 है, 22.4 करेंगे तो 1/2 मोल आएगा। थर्ड में 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.5 ग्राम हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास होता है 2, 1/4 आएगा, ठीक है। और लास्ट में है फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन में 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है और मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, तो 1/10 आएगा। तो सबसे बड़ी मोल की वैल्यू कौन सी हुई, नंबर 1, इसलिए आंसर हो जाएगा 1। ओके, इसमें सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। डन। नेक्स्ट, मिनिमम वर्क फंक्शन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज ऑफ, निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होगा। तो जिस धातु में से, जिस मेटल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सके, तो चूंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, स्पेशली अल्कली मेटल्स यानी कि क्षारीय धातुएं, उनका कार्यफलन न्यूनतम होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, सिल्वर और कॉपर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, निम्नलिखित में से किस युग्म के यौगिकों के लिए गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। तो इसके लिए शर्त है एलिमेंट मस्ट बी सेम, एलिमेंट मस्ट बी सेम, यानी कि जो भी कंपाउंड्स हैं आपके पास, उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट। ओके, तो उनके नंबर अलग अलग होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। इस बेसिस पर आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों में है बट नंबर अलग अलग हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ a drop of water is 0.04 ml. How many H2O molecules are present in a drop of water? डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। जल की एक बूंद का आयतन 0.04 ml है, तो जल की एक बूंद में H2O के कितने अणु होंगे। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको चाहिए वेट इनटू MW इनटू एवोगाड्रो नंबर। जल के अणुओं की संख्या होगी मोलों की संख्या गुणा एवोगाड्रो संख्या, और मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, भार बटे अणुभार गुणा एवोगाड्रो संख्या। तो अब हम भार के लिए क्या करेंगे, क्योंकि घनत्व दिया है, डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो सिंस डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना गिवन है, 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना गिवन है भाई, 0.04 ml। ml से ml कट गया और 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया 0.04 ग्राम। समझ गए। तो 0.04 ग्राम बटे अणुभार होता है 18,
18 वाटर का इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर। 4 से डिवाइड कर दो 2, 9 और 9 को डिवाइड करेंगे हम, सॉरी 2 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 2.22 इंटू 10⁻³ इंटू Na आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, द वेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट X इज क्लोजेस्ट टू। एक X तत्व का समस्थानिक संगठन निम्न है। 3 आइसोटोप है, X60 जो कि 90% है, X62 जो कि 10% है। ठीक है, 2 आइसोटोप हैं, इनका एवरेज एटॉमिक मास ज्ञात करना है, यानी कि औसत परमाणु भार ज्ञात करना है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। सूत्र होता है बच्चों एवरेज एटॉमिक मास यानी कि औसत परमाणु भार m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, जहां पर m1 तो इनके भार हैं जो कि 60 हैं और x उनका गुणांक है, मतलब प्रतिशत है 90, प्लस दूसरा जो है आपका वो है 62 और उसका कितना परसेंट है 10% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 5400 प्लस 620 डिवाइडेड बाय 100, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0206 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ गया 60.2, आंसर हो गया 60.2, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम्स प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4, अर्थात इधर हिंदी में 4.9 ग्राम H3PO4 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या क्या होगी। तो यहां लगेगा स्टोइकियोमेट्री से होगा। ठीक है, क्योंकि H3PO4 के पहले मोल निकाल लेते हैं और मोल होंगे कितने 4.9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा 98, मतलब 49 अपॉन 98 इंटू 10, डेसिमल हटाएंगे और इसको 2 बार काट देगा, राइट, तो ये आ गया 1/20। अब इसको जब तोड़ेंगे एलिमेंट्स में, जब इसको तोड़ेंगे तो ये देगा 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन एटम। तो इसके और इसके बीच में 1:4 का रिलेशन है, गॉट इट। तो सिंस इसके मोल कितने हैं 1/20, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की मोलों की संख्या हो जाएगी 4 गुणा 1/20 यानी 4 इंटू 1/20, तो ये हो गया आपका 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 0.2, तो 0.2 मोल आपका आंसर हो गया नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज, यानी ग्लूकोज में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला है वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, अर्थात कार्बन का भार बटे अणुभार इंटू 100। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है
C6H12O6, तो कार्बन का वेट हो गया 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से काट देते हैं इसको, ये 30 टाइम कट जाएगा। इसके बाद 0 से 0 काट देते हैं और ये हो जाएगा आपका 12 से 3 कट जाएगा, 4 3 जा, तो ये आ गया 40%, 40%। सो आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आइसोटॉप ऑफ C613, निम्न से कौन सा C6 का समस्थानिक है? तो समस्थानिक किसको कहते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, इसलिए थर्ड ऑप्शन C14 आपका समस्थानिक। नंबर 64 क्वेश्चन, मोल्स ऑफ मीथेन required to produce 11 gram of CO2 after combustion is the 11 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेथेन के मोल हैं। तो मेथेन को दहन कर लेते हैं, 2O2 gives us CO2 प्लस 2H2O। स्टोइकियोमेट्री का केस है जी, यानी कि रस समीकरण मिति का केस है। CO2 और मीथेन में मोलों का अनुपात है 1:1 यानी 1:1। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल ज्ञात कर लीजिए, जो कि आएगा 11/44 यानी भार बटे अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 1/4 आ गया। तो इसलिए CH4 के मोल भी कितने आएंगे? 1/4, क्योंकि रेशियो 1:1 है और 1/4 का मतलब हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, volume of air required for the complete combustion of 100 cc of ethane gas will be, air contains 21% O2 by volume, so cc ethane gas के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु का आयतन क्या होगा? दिया गया है कि वायु में आयतन की दृष्टि से 21% ऑक्सीजन है। चलिए बात कर लेते हैं। तो एथेन के दहन के लिए समीकरण बनाएंगे, O2 gives us 2CO2 प्लस 3H2O। टोटल ऑक्सीजन लग रहे हैं आपके 3 और 4 7, तो 7/2 H2O। दोनों के बीच में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ गया 1/7/2। तो 100 cc एथेन गैस के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु का आयतन होगा, सिंस 1 ml C2H6 के लिए लगेगा 3.5 ml O2, देयरफॉर 100 ml के लिए लगेगा 350 ml। ठीक है, अब 350 ml प्योर O2 चाहिए, बट वो हमें आपको जो है प्योर फॉर्म में नहीं मिली, वो मिलेगी एयर के फॉर्म में। और एयर में अदर गैसेस भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर हमें नहीं पता, हम उसका क्या ले लेंगे? x ml है एयर का, और x एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। तो ये जो वैल्यू आए वो कितनी होनी चाहिए? 350 के बराबर। ठीक, तो 350 के बराबर होनी चाहिए। तो फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 350 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21। इसको सॉल्व कर लेने से आपका आंसर आ जाएगा 1666 cc, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज मास ऑफ 66.26 ग्राम एंड स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured within the accuracy of 1%, if the speed can be measured within accuracy of 1%, the uncertainty in the position will be
तो एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 66.26 ग्राम तथा चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। यदि चाल को 1% यथार्थता के साथ अंदर मापा जाए सकता है तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये करना है। डेल एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी इंटू डेल्टा वी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। ओके, वैल्यूज रख देते हैं। हमें चाहिए डेल एक्स, तो डेल एक्स के लिए हो जाएगा h अपॉन 4 पाई एम डेल्टा v। वैल्यू रख देते हैं 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 4। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अच्छा, पाई के फॉर्मेट में निकालना है तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। तो 4 पाई, और बच्चों यहां पर m दिया है गोल्फ बॉल का मास, तो इसे किलोग्राम में लेना होगा। तो 66.26 डिवाइड बाय 1000, ये किलोग्राम में हो गया। और स्पीड के लिए वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी 1% ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सॉरी हाँ 1% ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1/10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू ले रहा हूं मैं 1/10। फाइन। तो अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर 4 है और ये ऊपर चली जाएंगी और इसको डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी -34 से। इसके बाद 6.66 ये भी इसको दो बार डिवाइड कर देगा। 6.62 इंटू -34 इंटू 10 की पावर 4, ये ऊपर आ गया है। नीचे 4 पाई 6.6626। डेसिमल अगर हम हटाएंगे या फिर इसको पूरे इसको 10 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं। 10 टाइम डिवाइड होने के बाद ये भी आपका कट के 3 रह जाएगा और इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर -31 डिवाइडेड बाय 4 पाई। आंसर हो गया बच्चा 4th। इसके बाद मोलारिटी ऑफ 500 ग्राम प्योर वाटर इज 500 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता क्या है? शुद्ध जल की मोलरता हमेशा कांस्टेंट होती है जो कि 55.55 होती है। चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं। मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वाटर ही हैं, तो डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर ml होती है, तो जितना वेट है उतना ही ग्राम में, जितना ग्राम में वेट है उतना वॉल्यूम हो जाएगा, डिवाइड बाय 18 इंटू 1000। तो 500 से 500 कटा और ये 55.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। 15 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलियन में यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? तो यूरिया का मोल प्रभाज हो जाएगा यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों के नंबर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यूरिया के मोल्स तो आ जाएंगे 1/4 क्योंकि मोलर मास इसका क्या होता है 60 होता है, तो 15/60 डिवाइड बाय 15/60 प्लस वाटर का होगा 90/80। सो दिस इज द 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5, तो 1/5 का हो जाएगा 0.25/5.25। इस तरह से लगभग आपका आंसर आ जाएगा 0. नहीं ये नहीं है, सॉरी 0.057। सेकंड ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 ml of O3 डिकम्पोज कंप्लीटली इनटू O2 विल बी।
100 ml ओजोन जब पूर्ण तरह से O2 में अपघटित होता है तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा? रस समीकरण मिति यानी स्टोइकियोमेट्री का एप्लीकेशन है। O3 2O3 gives us 3O2, ये बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित समीकरण। अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे। यहां पर रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? 2:3। तो सिंस व्हेन 2 ml O3 ब्रेक होता है तो हमें 3 ml O2 मिलेगा एनटीपी पर। देयरफॉर 100 ml O3 जब टूट रहा है तो ये दे रहा है 3/2 इंटू 100, दैट इज हो गया 150। तो 150, तो चेंज कितना आया, परिवर्तन कितना आया आयतन में? हमारे पास नया वॉल्यूम कितना है? 150, लिया कितना था? 100, तो क्या हो गया? 50 ml बढ़ गया, इंक्रीज। ठीक है, इसलिए आंसर आ गया सेकंड, इंक्रीज बाय 50 ml, 50 ml से बढ़ गया। 20 ml of 0.1 मोलर, 30 ml of 0.2 मोलर and 30 ml of 0.3 मोलर solution of oxalic acid are mixed and the volume is made 100 ml. The molarity of resulting solution यानी 3 विलियनों को मिलाया गया है, 20 ml 0.1 मोलर एंड 30 ml 0.2 मोलर और 30 ml 0.3 ml। तो परिणामी मोलरता का सूत्र यानी रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V2 प्लस V3 होता है। लेकिन इस केस में कह रहा है कि फाइनल वॉल्यूम आपका 100 ml लेना है, V फाइनल। तो यहां हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे 20 इंटू 0.1 प्लस 30 इंटू 0.2 प्लस 30 इंटू 0.3 और कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम, देखिए वैसे तो तीनों का वॉल्यूम नेट हो रहा है 20 प्लस 30 प्लस 30 60 80 हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, उसमें कुछ और पानी मिलाओ और इसको 100 ml कर दो। अब वैल्यू हो गई आपके पास 2 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 9 और 6 15 और 17 डिवाइड बाय 100, तो 0.17 यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो ये हो गई आपकी परिणामी मोलरता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ml M/10 HCl and 200 ml M/40 NaOH are mixed together, molarity and nature of resulting solution will be। यानी कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया जाता है और रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछ रहा है। तो यहां हम रिजल्टेंट मोलैरिटी वाला केमिकल रिएक्शन जिसमें होती है एसिड बेस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि किसके मिलीमोल्स ज्यादा हैं। तो HCl के मिलीमोल्स निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम तो है 30 और मोलैरिटी 1/10 इंटू 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और NaOH के मिलीमोल्स निकालेंगे तो उसका मोलैरिटी दे रखा है 1/40 और वॉल्यूम दे रखा है 200, तो ये आ रहा है 5। इसका मतलब HCl ज्यादा, सॉरी इसका मतलब है कि NaOH का अमाउंट लास्ट में बचेगा, क्योंकि NaOH एक्सेस में है, इसलिए बेसिक यानी कि क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अब परिणामी मोलरता निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो ये हो जाएगा HCl ज्यादा कौन है? NaOH। तो NaOH का वैल्यू पहले लेंगे 1/40 इंटू 200 माइनस 1/10 इंटू 30 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आपका हो रहा है 200 प्लस 30, सो दैट ये आ गया आपके पास
200 प्लस 30, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 अपॉन 230 230 दैट इज 115 ml और बेसिक सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, 20 ग्राम of hydrogen and 96 ग्राम of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be. स्टील के एक पात्र में 20 ग्राम हाइड्रोजन और 96 ग्राम ऑक्सीजन को भरकर विस्फोटित किया गया। इस अभिक्रिया में प्राप्त जल की मात्रा क्या होगी? तो ये समीकरण होती है 2H2 plus O2 gives us 2H2O। तो इसके मोल ज्ञात कर लेते हैं। 20 ग्राम ये दिया है तो 2/10 और इसके मोल ज्ञात कर लेते हैं तो 96 अपॉन 32 ये 3 आ गए, ठीक है, 3 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट इसमें स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड करने से आ जाएगा। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे 3 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो ये अभी ज्यादा है तो ये अभी कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो गया। तो अमाउंट के मोल कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। रेशियो क्या है? 1:2। अतः क्योंकि इसके मोल कितने 3, तो इसके मोल होंगे 2 × 3 मतलब 6 मोल। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू प्रिपेयर 100 ग्राम ऑफ 10% वेट बाय वर्क सॉल्यूशन, द NaOH वेट ऑफ H2O नीडेड इज। 100 ग्राम आपको 10% बनाना है, परसेंटेज 100 ग्राम विलेन बनाना है, 10% वेट बाय वेट परसेंटेज का। तो सॉल्वेंट का वेट पूछा है, ठीक। तो इसमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन विलियन का भार गुणा 100। कितनी प्रतिशतता बोल रहा है? 10। ओके, और विलियन का भार कितना ले रहा है? 100, ठीक है। तो विलेय का भार x कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। तो x का भार 10 ग्राम आ गया। 10 ग्राम आपका विलेय यानी कि NaOH हो गया। तो अब सॉल्यूशन का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक का भार। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बच्चों? 100 ग्राम। और सॉल्यूट का वेट कितना आया? 10 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 90 ग्राम। आंसर आ गया 1, 90 ग्राम। नेक्स्ट, मोलारिटी ऑफ 9.8 वेट बाय वेट H2SO सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml इज। 1.8 ग्राम पर ml घनत्व वाले 9.8 वेट बाय वेट सॉल्यूशन की मोलरता क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट से मोलरता निकालने का डायरेक्ट सूत्र है ये, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार विलेय का अणुभार। प्रतिशतता कितनी दे रखी है? 9.8। घनत्व कितना दिया है? 1.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय H2SO4 का अणुभार होता है 98। तो ये आपका डेसिमल काट दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए, 98 कट गया, 98 10 से 10 कट गया, 1.8 आपकी मोलैरिटी आ गई। सो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स अमंग द फॉलोइंग इज। सांद्रता का कौन सा पद ताप पर निर्भर नहीं करता? तो मोललता और मोल फ्रैक्शन और प्रतिशत भार प्रभावित नहीं होते। मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैविंग 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज एवं मोललता के बीच का संबंध होता है डायरेक्ट। मोललता मोलैलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट
यानी कि मोल प्रभाज गुणा 1000 बटे 1 माइनस मोल प्रभाज इंटू विलायक का अणुभार। तो मोललता कितनी दी है, मोललता निकालनी है, तो मोललता दी है और मोल प्रभाज दिया है 0.1, तो 0.1 इंटू 1000 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन इंटू 18, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन नीचे में 0.9 इंटू 18। ठीक है, तो इसे डिवाइड करते हैं 5.55 टाइम्स डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 0.9, 0.9, तो ये नियर अबाउट आपका 6.17 के आसपास बैठेगा, यही आंसर है। ठीक है, तो आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के फोटोन की ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा का सूत्र, एनर्जी का सूत्र होता है hc बाय लेमेरा, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc बाय लेमेरा। तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 c, 3 इंटू 10 की पावर 8 प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, और वेवलेंथ कितना दिया है 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। फाइन, इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 से काट दीजिए, नहीं ये ऊपर जाएगा तो ये कट के 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 8 8 6 17 हो जाएगा। 17 इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर 300 से 200 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और 100 भी आपका 17 को कैंसिल करके दे देगा 10 की पावर 15। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 19 के आसपास, 29 देख 34 और उसमें से 15 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से 5 गया तो 9, और इधर 2 में से गया तो एक 19। हाँ जी, तो इस तरह से आंसर आपका 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बामर लाइन्स ऑब्टेन्ड इन H एटम स्पेक्ट्रम व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम N6 टू N1। जब इलेक्ट्रॉन N6 से एक में यानी कि कक्ष संख्या 6 से कक्ष संख्या 1 में संक्रमण करता है तो H परमाणु स्पेक्ट्रम में बामर रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो आपका फॉर्मूला होता है रेखाओं की संख्या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसे निकालते हैं कैसे बच्चों, समेशन ऑफ N2 माइनस N1, तो ये हो गया समेशन ऑफ 6 माइनस 1 दैट इज समेशन ऑफ 5 का मीनिंग होगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आपकी लाइमन सीरीज है और ये आपकी बामर सीरीज है, बामर सीरीज। तो इस तरह से आपके आंसर आ जाएगा 4, बामर सीरीज, बामर श्रेणी की रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट आएगा आपका एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ, हाइड्रोजन की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा किसकी ऊर्जा के बराबर होती है? तो हाइड्रोजन की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा निकाल लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6, 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनमें से किसके बराबर आएगी? लिथियम की चौथी कक्षा, हीलियम की द्वितीय कक्षा,
हीलियम की चौथी कक्षा, तो हीलियम की चौथी कक्षा में -13.6 हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और चौथी कक्षा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका हीलियम प्लस की चौथी कक्षा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 टू n2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की n1 से n2 में अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा क्या है? तो डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 लगेगा। E2 का मान तो होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, और E1 का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया 13.6 माइनस 3.4, जो कि हो गया आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन। मिनिमम वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन इज ऑफ। मिनिमम वेवलेंथ, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो मिनिमम वेवलेंथ मतलब इस तरह से चलती है, गामा रेज, और फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ होती है स्पेक्ट्रम बनाते हैं दोबारा से, तो गामा रेज से ज़्यादा वेवलेंथ होती है एक्स रेज की, एक्स रेज से ज़्यादा वेवलेंथ होती है यूवी की, यूवी से ज़्यादा विजिबल की, विजिबल से ज़्यादा आपका आईआर की, आईआर से ज़्यादा रेडियो वेव्स की। ठीक है, तो इस बेसिस पर सबसे कम हुई गामा रेज, मिनिमम वेवलेंथ यानी कि गामा किरणें। नेक्स्ट है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सूत्र यानी फॉर्मूला होता है रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या है? कक्षीय कोणीय संवेग का सूत्र होता है ये, सिंस डी कक्षक के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए L वैल्यू क्या होती है? 2, इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर 2 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये हो गया 3 3 2 जा 6, तो रूट 6 H अपॉन 2 पाई, रूट 6 H अपॉन 2 पाई। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी इन देम एंड आर देयरफॉर मोर स्टेबल। पूर्ण पूरित या अर्धपूरित उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का सममितीय वितरण होता है तथा उनसे विनिमय ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए अधिक स्थायित्व है। बिल्कुल सही कथन है। स्टेटमेंट 2 और मोर इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन present in the degenerate orbitals of subshell tend to exchange their position and release the energy। एक उपकोष में समभ्रस कक्षकों में उपस्थित समान प्रचक्रण वाले 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति का विनिमय कर सकते हैं, इससे ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इफ nu node and nu are the threshold frequency and frequency of incident light, then the velocity of photoelectron ejected will be। यदि न्यू नोड तथा न्यू देली आवृत्ति तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति है तो निष्कासित फोटो इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? तो सूत्र होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नोड। फाइन, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नोड। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले तो 2 को इधर ले जाते हैं और m को नीचे ले आते हैं, तो v स्क्वायर का मान हो जाएगा 2h न्यू माइनस न्यू नोड
अपॉन m। तो स्पीड का वेग होगा तो v हो जाएगा अंडर रूट 2h न्यू माइनस न्यू नोड अपॉन m। ये आपका सूत्र आ गया है और इस बेसिस पर आंसर आ रहा है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है H 600 watt mercury lamp emits monochromatic radiation of wavelength 331.3 nanometer. How many photons are emitted from the lamp per second? 600 वाट के एक मरकरी लैंप 331.3 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी विकिरण उत्सर्जित करता है। लैंप से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे? तो बच्चों एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लेमेरा, इसलिए n नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी होगी nhc बाय लेमेरा, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन्स का सूत्र हो जाएगा फॉर्मूला E लेमेरा बाय hc। n इज इक्वल्स टू एनर्जी है 600 वाट इंटू लेमेरा है 331.3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय h है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और c है 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आपका -26, ये कटने के बाद माइनस का 26, माइनस का 26 ऊपर जाएगा प्लस का 26, उसमें से 9 माइनस हो जाएगा तो प्लस के 26 में से माइनस 9 कर लेते हैं, 16 में से 9 गए तो 7 और एक 17 आया। ठीक है, 17 और इसका 0 भी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 19। तो 3.31.3 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 3, 3 से 2 टाइम 6 कैंसिल हो जाएगा और ये नियर अबाउट आपका हो जाएगा 662.6 इंटू 10 की पावर 19 और ये हो गया 6.62, नियर अबाउट 100 टाइम्स ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 21 आंसर आ गया, सेकंड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है 86, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H atom is r, then the radius of first orbit of lithium 2 plus will be। तो रेडियस को कंपेयर करेंगे RH अपॉन RLi2 प्लस, फॉर्मूला होता है N1 स्क्वायर NH स्क्वायर अपॉन ZH इंटू Z लिथियम 2 प्लस अपॉन N लिथियम 2 प्लस का स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि रेडियस R है हाइड्रोजन की और R लिथियम 2 प्लस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट की है तो N का स्क्वायर 1 इंटू लिथियम का Z होता है 3, एटॉमिक नंबर होता है 3 और लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट लेना है तो N स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा तो आपका हो गया R लिथियम 2 प्लस इज इक्वल्स टू R/3। सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, बोर मॉडल एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम। गलत स्टेटमेंट है। बोर मॉडल हीलियम के परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम पर ही एप्लीकेबल है। Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field Zeeman effect. In the light of above statement, choose the correct option among the following. बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन की व्याख्या नहीं करने में विफल रहा। यह सही स्टेटमेंट है, अतः कथन प्रथम गलत है और कथन सेकंड सही है। ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट, आयनाइज एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस 1 ion is 19.6 into 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस इज, ओके,
हीलियम प्लस आयन की आयनन ऊर्जा 19.6 इंटू 10 की घात -18 जूल प्रति एटम है। अतः लिथियम 2 प्लस की प्रथम आयनी स्थायी अवस्था N1 की ऊर्जा क्या होगी? आयनन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है बच्चों E इनफाइनाइट माइनस E1 का वैल्यू। अब क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रही है 19.6 इंटू 10 की पावर -18 और इनफाइनाइट 0 होता है और माइनस E1, तो इस तरह से हीलियम प्लस 1 के E1 का वैल्यू आ गया -19 इंटू 19.6 इंटू 10 की पावर -18 जूल। फाइन। अब हमें एनर्जी निकालनी है किसकी? लिथियम की। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर कर लेंगे। E1 का वैल्यू है माइनस का 19.6 इंटू 10 का पावर -18 डिवाइडेड बाय E2, जो कि हम किसके लिए निकालेंगे? लिथियम 2 प्लस के लिए। यहां पर जो पहला एटम है वो हीलियम है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2 का स्क्वायर और ग्राउंड स्टेट है तो 1, और लिथियम के लिए भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है और उसका एटॉमिक नंबर है 3 स्क्वायर। ये कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां देख लेते हैं, माइनस का 19.6 इंटू 10 की पावर -18, यहां पे आ जाएगा इंटू में 9 और नीचे आ जाएगा इंटू में 4, और ये आ गया E2 लिथियम का एनर्जी। ठीक है, तो 19 डिवाइड बाय 4 करेंगे, नियर अबाउट 4.9 के आसपास आएगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 4.41 इंटू 10 की पावर -17। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है द फॉर्मूला ऑफ NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सही है, NaCl के आणविक द्रव्यमान के बजाय सूत्र द्रव्यमान की गणना करने के लिए इसके सूत्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों के लिए अणु जैसा शब्द मान्य नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर या फॉर्मूला ही एप्लीकेबल है, इसलिए फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला मास एप्लीकेबल होता है। रीजन कह रहा है कि इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटाइटी। ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड एकल इकाई के रूप में नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं और एग्रीगेशन ऑफ मेनी नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। सही है, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, if radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is x, then de Broglie wavelength of electron in third orbit is। यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या x है, तो तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है 2πr/n। ऑर्बिट लेना है थर्ड, तो रेडियस भी चाहिए थर्ड। ठीक है, इसलिए आंसर आ जाएगा 6πx। कैसे आएगा देख लेते हैं। R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N3 का स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू R है और R3 हमें फाइंड आउट करनी है। R1 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, R3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर होगा, इसलिए R3 का वैल्यू होगा 9R। ये R3 ही हमें पुट करनी है, तो लेमेरा इज इक्वल्स टू 2πr3 हो गया 9R अपॉन 3, दैट्स वाई 6πx इज द आंसर। 6πx सेकेंड आंसर है। स्टेटमेंट फर्स्ट,
प्रिसीजन रेफर्स टू द एग्रीमेंट ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सम क्वांटिटी। परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के मेल रखने को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है। एंड एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यथार्थता परिणाम के विशिष्ट मान का वास्तविक मान से समीप्य के व्यक्त को करता है, बिल्कुल सही है। किसी भी रियल वैल्यू की क्लोजनेस को यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, नहीं इसका हो जाएगा स्टेट फर्स्ट इज करेक्ट, बोथ स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो गया। कथन 92 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। तो क्वांटम नंबर्स नॉट पॉसिबल के लिए कुछ रूल हैं कि n का वैल्यू l के बराबर नहीं होना चाहिए और l का वैल्यू n से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, l का वैल्यू m से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिस पर पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि आप यहां देखिए l का वैल्यू 0 है और m का वैल्यू 1 है, जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग वायलेट कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इनवैलिड हो गया है, यानी नॉट पॉसिबल है, असंभव है क्वांटम नंबरों का समुच्चय। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन D4DXY ऑर्बिटल इज, टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1, और जैसा कि आप देख रहे हैं n का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 - 1 आंसर आ जाएगा 3, फर्स्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn2 प्लस आयन, तो मैंगनीज +2 का कॉन्फ़िगरेशन 25 एटॉमिक नंबर होता, आर्गन 3d5 4s0 होगा, d5 कक्षकों का समुच्चय है, हंड नियम के अनुसार सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अतः 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ethanol water mixture is 0.25, the percentage concentration of ethanol by weight of mixture is, तो परसेंटेज एथेनॉल जल के मिश्रण में एथेनॉल का मोल प्रभाव 0.25 है। मिश्रण में भार की दृष्टि से एथेनॉल की प्रतिशत सांद्रता क्या होगी। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब इसने मोल प्रभाज दिया है, तो मोल प्रभाज क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल प्रभाज दिया है 0.25, दैट इज अगर आप एथेनॉल के मोल प्रभाज को लेते हैं 0. एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं 0.25, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 - 0.25, दैट इज 0.75। फाइन, अब अगर हम दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालें एथेनॉल प्लस वाटर, तो ये आ जाएगा 0.25 बाय 0.75, अर्थात मोल्स का रेशियो आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 दैट इज द रेशियो ऑफ मोल्स एक्चुअली, तो मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, बस हो गया। मोल्स क्योंकि हमारे पास आ गए तो वेट निकाल लेंगे, 1 मोल एथेनॉल इंटू 46 मास हो गया, 1 मोल एथेनॉल इंटू 46 प्लस 3 मोल वाटर 3 इंटू 18 हो जाएगा, दैट्स वाई ये हो जाएगा 46 अपॉन 46
प्लस 54, 46 अपॉन 54 मतलब 100 इंटू 100 कर लेंगे, अतः ये आ जाएगा आंसर आपका 46%। थर्ड ऑप्शन इज द परसेंटेज। A mixture of gases contain N2 C2H6 gases in the ratio 1:1 weight by weight. Molar ratio of the two gases in the mixture is। गैसों के एक मिश्रण में N2 और इथेन गैसों का एक अनुपात एक भार है, तो मिश्रण में गैसों का मोलर अनुपात क्या होगा? तो N2 बटे NC2H6, C2H6। अब मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का वेट 1:1 यानी मान लो 1-1 ग्राम है, तो N2 का हम ले लेते हैं 1/28 और दूसरे का ले लेते हैं 1 अपॉन कार्बन, यह हो जाएगा 12 + 24 + 6 30, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 28, 2 से डिवाइड करें 15/14, आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन के समान स्पीसीज के कक्षकों की बढ़ती ऊर्जा का क्रम, इनके लिए एनर्जी सिर्फ और सिर्फ nth वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें n का वैल्यू 2 है और यहाँ तीनों का n वैल्यू 3 है, इसलिए इसकी एनर्जी समान होगी लेकिन 2s से ज्यादा होगी, और इसका n वैल्यू 4 है, इसका n वैल्यू 2 है और एनर्जी n के बेसिस पे बढ़ेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.6.022 into 10⁻21 molecules of SO2 gas at NTP is। STP पर SO2 के गैस के 0.0122 into 10⁻21 अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो आयतन होता है बच्चों मोल की संख्या इंटू 22,400 ml। मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, दिए गए मॉलिक्यूल्स की नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 22,400 ml, तो ये आपका कट गया टोटल 100, यहाँ बचा 100 से आपका 100 कट गया, तो 224 ml आपका आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द nth शेल ऑफ एन एटम इज गिवन बाय। nth सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। The three-dimensional shape of an atomic orbital is governed by, वो होती है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम, 3 डायमेंशन शेप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक परमाणु कक्षक की त्रिविमीय आकृति का निर्धारण किस क्वांटम संख्या किया जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या। और इस तरह से आपके ये सवाल हो गए कंप्लीट। थैंक यू।